हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 131 यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट या गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। गेस्ट पेपर एंड असाइनमेंट को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे हमारी लेक्चर क्लासेस के साथ। तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को हमारी वेबसाइट पे हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 131 यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो अगर हम बात करें भारत के अंदर जो आपकी लोकतंत्र व्यवस्था है, इसकी हमें विशेषताएं बतानी है कि भारत में लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जनता का या जनता के द्वारा या फिर जनता के लिए शासन। तो भारत में लोकतंत्र जो है ना आपका, वो केवल शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का भी प्रतीक है। तो भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पे मजबूत बनाया है। भारत में लोकतंत्र की कई महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे अन्य देशों से क्या करती है, अलग करती है। तो देखो, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जहाँ पे आपका लोकतंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है। तो लोकतंत्र का यहाँ पे अर्थ क्या है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो आगे चल के क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है, और उसी से फिर आपका जो देश है वो संचालित होता है, यानी देश को चलाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जनता के द्वारा जो किया गया जो शासन है वो भी आपका क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो भारत के अंदर जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र शासन जो है वो एक ऐसा लोकतंत्र जो है ना वो एक सिर्फ आपका शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये लोगों को क्या कर रहा है, उनके अधिकारों, उनको समानता देने के लिए और समानता के साथ साथ स्वतंत्रता देने के लिए भी क्या करता है, बात करता है। तो भारतीय संविधान में ना सभी नागरिकों को यहाँ पे समान अधिकार दिए गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। तो भारत में जो आपकी लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो बहुत सारी हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता यहाँ पे क्या है आपकी कि जनता की सर्वोच्चता, यानी भारत में आपके जो लोकतंत्र व्यवस्था है, या फिर हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है ना, उसमें जनता की सर्वोच्चता होती है। यानी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो शक्ति होती है ना, अंतिम शक्ति, वो किसके पास होती है, सिर्फ जनता के पास होती है। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पे क्या करती है, चुनाव के माध्यम से चुनती है, ठीक है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है कि जनता की सर्वोच्चता को दिखाया गया है, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर जनता की जो सर्वोच्चता है वो सबसे अधिक होती है और अंतिम शक्ति भी जनता के पास होती है। अगर जनता को लगता है कि जो भी उसने प्रतिनिधि चुना है वो आगे चल के जो सरकार बना रहा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो अगर सरकार का कार्य अच्छा नहीं लग रहा जनता को, तो वो अगले चुनाव में सरकार को क्या कर सकती है, बदल भी सकती है चुनाव के माध्यम से। वहीं अगर हम बात करें लिखित संविधान, तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जैसा हम सभी जानते हैं। तो देश की जो शासन व्यवस्था है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमारा जो संविधान है इसका निर्माण किया गया। यानी संविधान में आपको नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियां और कर्तव्य, ये बिल्कुल एकदम आपको स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, ठीक है। तो भारत का जो लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उसकी जो नींव है वो किस पे टिकी हुई है, संविधान पर ही टिकी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, तो यहाँ पे सबको वोटिंग का क्या है, यहाँ पे अधिकार है। सब जो है भारत के अंदर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उन सबको क्या है, यहाँ पे मताधिकार, मतदान देने का अधिकार है, ठीक है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आधार पर, धन के आधार पर किसी भी तरीके का यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा मताधिकार करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र की जो समानता है ना, लोकतंत्र के अंदर जो आपकी समानता की जो भावना है वो भी इसको क्या करती है, दर्शाती है। तो बेसिकली भारत के अंदर यहाँ पे आपको 18+ होते के साथ ही सभी नागरिकों को क्या राइट मिल जाता है कि आप वोट दे सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो या धन के आधार पर, किसी के साथ भी ना कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता। तो भारत में लोकतंत्र की जो
सबसे प्रिय विशेषता है वो यही मानी जाती है, जो समानता की भावना को भी यहाँ पे दर्शाती है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, यानी भारत में नियमित समय पर चुनाव यहाँ पे कराए जाते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करती है। जनता बिना किसी दबाव के अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता होती है जनता के पास निष्पक्ष चुनाव कराने की। क्यों होती है, देखो भारत के अंदर ना समय समय पर यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं। किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग क्या है, आपकी एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, जो क्या करती है, निष्पक्ष चुनाव कराने का क्या करती है, काम करती है। तो जनता के ऊपर ना किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं होता कि वो अपने प्रतिनिधि किसको चुने। जनता अपने मन से खुद ही यहाँ पे प्रतिनिधियों का क्या करती है, चुनाव करती है। उसके बाद है आपका अगला मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पे भारतीय जो संविधान है ना, भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। ये सारे क्या है, अधिकार जो है वो नागरिक की स्वतंत्रता और उसका सम्मान जो है उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारतीय संविधान में जो आपके जितने भी नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकार यहाँ पे उन्हें प्राप्त करे जा रहे हैं। भारतीय संविधान क्या कर रहा है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त कर रहा है, जिसमें आपके अनेक अधिकार जो है यहाँ पे शामिल किए गए हैं। जैसे आपका समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार मिलकर क्या कर रहे हैं, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं और साथ में आपका उनका जो सम्मान है उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अगली विशेषता की, तो कानून का शासन, यानी भारत में सभी नागरिकों के लिए कानून क्या है, एक जैसा है, एक समान है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर यहाँ पे नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, तो वो क्या है, यहाँ पे शक्तिशाली नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो है कानून। तो सरकार भी यहाँ पे संविधान और कानून के अनुसार ही क्या करती है, काम करती है। यहाँ पे सरकार को भी यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं माना जाता। ये भी क्या करती है, संविधान और आपके कानूनों के अधीन कार्य करती है। वही बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो देखो भारत के अंदर हमें धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग यहाँ पे क्या है, या निरपेक्ष का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि एक ऐसा देश जहाँ पे विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जो एक साथ सम्मान से रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, सभी धर्मों की जो है सम्मान करते हैं। तो वही आपका क्या कहलाती है, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। नागरिकों को अपने धर्मों को मानने और पालन करने वाला और प्रचार की स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाती है। वहीं बहुदलीय व्यवस्था की बात करें तो भारत में ना आपके राजनीतिक दल है, बहुत सारे, कई राजनीतिक दल है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बहुत सारी आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। तो जिसमें आपके जो दल है ना, वो अलग अलग जो दल है वो चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जनता को अपनी पसंद की जो सरकार है वो यहाँ पे चुनने का अवसर मिलता है और ये क्या करती है, फिर लोकतंत्र को यहाँ पे मजबूत बनाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें लोकतंत्र की जो अगली विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था, ये भी देखने को मिलती है। वही अगली विशेषता है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी न्यायालय जो है वो नागरिकों के अधिकारों और उनकी जो नागरिकों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है, ठीक है। तो न्यायालय यहाँ पे भारत के अंदर किस लिए स्थापित किए गए, ताकि यहाँ पे जितने भी नागरिक है उनके अधिकारों की हम रक्षा कर सके और सरकार के जितने भी गलत काम है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय भी क्या है, आपके संविधान के संरक्षण यहाँ पे माने जाते हैं। वही अगली विशेषता क्या है कि अभिव्यक्ति की विशेषता, या हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत में ना नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, ठीक है। वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं, समाचार पत्र जो है आपके प्रकाशित कर सकते हैं और शांतिपूर्ण जो है यहाँ पे विरोध कर सकते हैं। वही निष्कर्ष की बात करें तो भारत का जो लोकतंत्र है विविधताओं में एकता का उदाहरण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर दिए जाते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता जो है ना वो जनता की जागरूकता, ईमानदारी और भागीदारी, इन सब पे निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें और देश के विकास में भी अपना योगदान यहाँ पे दे सके। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजनीति में लैंगिक असमानताओं की व्याख्या कीजिए। तो राजनीति में जो आपकी लैंगिक असमानता है ना, इसका अर्थ क्या है कि महिलाओं और पुरुषों को यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर, अधिकार और भागीदारी यहाँ पे बराबर की प्राप्त नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो लंबे समय तक राजनीति को यहाँ पे क्या माना गया, राजनीति के क्षेत्र में पुरुष प्रधान यहाँ पे माना गया।
ठीक है। पुरुष प्रधानता हमें यहाँ पे देखने को मिली राजनीति के अंतर भी, ठीक है। तो जिसके कारण जो महिलाओं की जो यहाँ पे भागीदारी थी ना वो सीमित रह गई, लिमिटेड रह गई। और आज जो लोकतंत्र है और जो समानता है इसकी बात की जाती है, फिर भी राजनीति में ना कई महिलाओं को कई प्रकार की कठिनाइयां और भेदभाव का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे असमानता क्या है, लैंगिक असमानता की यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे लैंगिक असमानता के अर्थ को, तो लैंगिक असमानता वह स्थिति है जिसमें समाज जो है ना वो पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या करता है, भेदभाव करता है। यानी पुरुषों को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं महिलाओं को कम दी जाती है। तो यहाँ पे राजनीति में ये असमानता जो है ना वो चुनाव लड़ने में भी देखी जा सकती है, निर्णय लेने में भी देखी जा सकती है, और नेतृत्व प्राप्त करने और साथ में आपकी जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करने में या भागीदारी देखने में भी हमें ये दिखाई दे सकती है। तो बेसिकली अगर हम इसे इन शॉर्ट में समझे तो महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में यहाँ पे कम अवसर दिए जाते हैं राजनीति के क्षेत्र में भी, चाहे फिर वो आपके चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया हो या फिर आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया हो या फिर नेतृत्व करने की प्रक्रिया हो। इन सब के अंदर ज्यादातर महिलाओं को अवसर जो है वो कम दिए जाते हैं, पुरुषों को ज्यादा दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति में जो आपकी लैंगिक असमानता है इसके कौन कौन से रूप हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं, किन रूपों में। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी, यानी अधिकांश देशों में ना संसद और विधानसभा और स्थानीय निकायों में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा यहाँ पे कम होती है। तो भारत में भी अगर हम महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो लगभग ये आधी ही है। तो लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए पुरुषों की तुलना में, ठीक है। तो महिलाओं की जितनी भी समस्या है ना वो पूरी तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाती। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी हमें महिलाओं की जो समस्या है वो हमें पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और लैंगिक असमानताएं भी देखने को मिलती है, यानी ज्यादातर जितने भी आपकी संसद है, विधानसभा है, स्थानीय निकाय है, उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है, पुरुषों की ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो भारत में भी आधी जनसंख्या जो है वो महिलाओं की है, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ना उतना नहीं है जितना पुरुषों का है यहाँ पे राजनीति में, ठीक है। वही चुनाव लड़ने में कठिनाई, यानी महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहायता, राजनीतिक समर्थन और संसाधनों की कमी का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो महिलाओं को टिकट देने में भी हिचकिचाते हैं, तो इसके कारण ना महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाती। जैसा आपको समझ में आया कि चुनाव लड़ने में भी हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे आर्थिक सहायता उन्हें कई बार प्राप्त नहीं होती, राजनीतिक समर्थन नहीं होता, ठीक है, संसाधनों की भी कमी होती है जिससे वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाती। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं आपके जो हिचकिचाते हैं महिलाओं को टिकट देने के लिए। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। तो भारतीय समाज में ना लंबे समय से ये सोच चलती आई है कि राजनीति जो है वो पुरुषों का कार्य है, वहीं महिलाओं का कार्य क्या है कि वो घर को संभाले, परिवार की जिम्मेदारियां निभाए। उनसे महिलाओं से क्या की जाती है, ये सारी अपेक्षा की जाती है। तो यही कारण है कि कई योग्य महिलाएं जो है वो राजनीति में आने से ही पहले वो पीछे हट जाती हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी, यानी कई महिलाओं की जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, जागरूकता की उनमें कमी होती है। तो कुछ क्षेत्रों में ना महिलाओं को शिक्षा और राजनीतिक जो जानकारी है यहाँ पे वो बहुत कम मिलती है। राजनीतिक अधिकारों और कानूनों की जो जानकारी है ये ना होने की वजह से ना महिलाओं की जो भागीदारी है वो यहाँ पे कमजोर हो जाती है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो निर्णय लेने की जो शक्ति है इसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। कई बार महिलाएं राजनीति में चुनी तो जाती हैं लेकिन वास्तविक निर्णय जो होते हैं आपके वो पुरुष ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पंचायतों में देखा है कई स्थानों पर जो आपके सरपंच होते हैं वो कौन होते हैं, आपके पुरुष ही होते हैं। तो जहाँ पे महिलाओं के नाम पे पुरुष सत्ता वो क्या करते हैं, चलाते हैं। तो निर्णय लेने की शक्ति में भी हमें कमी देखने को मिलती है, ज्यादातर यहाँ पे आपकी पुरुष सत्ता जो है वो निर्णय लेती है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है, हिंसा और असुरक्षा, यानी महिलाओं को राजनीति में मानसिक, सामाजिक और कभी कभी शारीरिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। तो चुनाव प्रचार के समय और सार्वजनिक जीवन में ना उन्हें असुरक्षा की जो कमी है ये भी बहुत बड़ी समस्या जो है उनके सामने होती है, देखने को मिलती है। वही अलैंगिक असमानता के कारण की अगर हम बात करें, ठीक है, या हम कह सकते हैं लैंगिक असमानता के कारणों की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें ये कारण क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, यानी स्टार्टिंग से पुरुषों को ही यहाँ पे
प्रधान के रूप में देखा जाता है। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी किस पे है, ज्यादातर पुरुषों पे मानी जाती है। ठीक है, शिक्षा का भी अभाव होने की वजह से, राजनीतिक दलों की उदासीनता होने की वजह से और सामाजिक रूढ़ियां और परंपराओं की वजह से भी हमें लैंगिक असमानता जो है इसको देखने को मिलता है। वही इसको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, हम इसको कैसे समाज में से दूर कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाएंगे ना समाज के अंदर, तो क्या होगा, महिलाओं को शिक्षा और राजनीतिक जानकारी देने से वो अपने अधिकारों के प्रति और भी ज्यादा क्या होंगी, सजग होंगी। उनको पता रहेगा कि उनके अधिकार कैसे हैं। ठीक है, कौन कौन से उनके अधिकार है, उनके प्रति उनकी समझ बढ़ेगी। वहीं राजनीतिक आरक्षण यानी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं के आरक्षण देने की भी भागीदारी यहाँ से बढ़ सकती है। पंचायतों में आरक्षण का जो सकारात्मक प्रभाव है ये भी देखा गया है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी यानी राजनीतिक दलों में महिलाओं को अधिक टिकट और नेतृत्व देने के भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि हम समाज में से लैंगिक असमानता को दूर कर सके। वही सामाजिक सोच में परिवर्तन यानी समाज को ये समझना होगा कि महिलाएं भी पुरुषों के समान नेतृत्व जो क्षमता है उनकी वो रखती हैं। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा ही, मतलब पुरुषों के जैसे ही वो भी क्या करती हैं, नेतृत्व रखने की क्षमता वो यहाँ पे रखती है। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, सुरक्षा और सम्मान अवसर यानी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और सम्मान अवसर यहाँ पे उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि वो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। वही इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि राजनीति में लैंगिक असमानताएं, ठीक है, लैंगिक असमानता क्या है, लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पे सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। महिलाओं की राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से समाज और देश का जो विकास है वो और भी ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण होगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, समाज और राजनीतिक दल मिलकर क्या करें, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे। यानी आपका लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है राजनीति में लैंगिक असमानता। क्यों है? क्योंकि जब तक आपका जो लोकतंत्र है वो सच्चा लोकतंत्र तब तक स्थापित आप नहीं कर पाएंगे जब तक समाज में सभी नागरिकों को यहाँ पे समान अवसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिनमें आपकी महिलाएं भी हैं, महिलाओं को जब तक आपका समान अवसर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तब तक आपका सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से समाज का जो विकास है वो तभी संतुलित बन पाएगा जब महिलाओं की भी भागीदारी उसमें होगी, राजनीतिक भागीदारी होगी, तभी आपका देश और समाज दोनों ही विकसित और संतुलित बन पाएंगे, न्यायपूर्ण बन पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार और समाज में आपके जितने भी राजनीतिक दल है उनको मिलकर लैंगिक समानता को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर बताइए। तो देखो, किसी भी देश की जो प्रगति है ना उसको समझने के लिए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास ये दोनों ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है। इन लोग जो है वो इन शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनका जो अर्थ है और उद्देश्य है वो अलग अलग है। केवल वृद्धि जो है ना, आपकी आर्थिक वृद्धि जो है वो केवल उत्पादन और आय की बढ़ोतरी को यहाँ पे दर्शाती है, जबकि जो आपका आर्थिक विकास है वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को भी यहाँ पे क्या करता है, शामिल करता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, आर्थिक वृद्धि की, तो आर्थिक वृद्धि को हम समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है कि किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि से है। इसे सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद यानी आपका जीडीपी या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के माध्यम से भी मापा जाता है। तो किसी भी देश की जो आय है, उत्पादन है, व्यापार है या निवेश जो है जब बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो उदाहरण से समझे तो यदि किसी देश का जो जीडीपी है वो एक वर्ष में 5% बढ़ जाता है तो आर्थिक वृद्धि यहाँ पे वो कहलाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, की किसी भी देश में जो उसकी सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उसके उत्पादन में जब यहाँ पे वृद्धि होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से अगर समझे तो किसी भी देश की अगर जीडीपी 5% हर वर्ष बढ़ती है तो वो उसका क्या है, आर्थिक वृद्धि यहाँ पे कहलाएगी। वही उदाहरण से समझे आपका, तो आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं क्या है। पहला उदाहरण क्या कहता है कि ये जो है ना आपकी एक मात्रात्मक अवधारणा है, इसका संबंध आपका उत्पादन और आय में वृद्धि से होता है। जीएनपी जो है आपका प्रति व्यक्ति आय द्वारा यहाँ पे मापा जाता है और ये अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों हो सकता है। तो ये है आपकी आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं। वही बात करें आर्थिक विकास की, तो यहाँ पे आर्थिक विकास क्या कहता है। तो आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास का अर्थ यहाँ पे क्या है कि केवल आपकी आय या उत्पादन में वृद्धि से नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोगों के जीवन में कितना सुधार हो रहा है, जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है, गरीबी में कमी आ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय की उपलब्धता भी है। तो ये क्या है, आपका एक व्यापक अवधारणा है जो आर्थिक सामाजिक दोनों प्रकार के परिवर्तन को यहाँ पे क्या करती है, शामिल करती है। तो आर्थिक विकास आपका क्या है, आर्थिक विकास वो है जिसमें लोगों के जो जीवन जो है उसमें सुधार हो रहा है, चाहे फिर वो आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो। इनके द्वारा अगर समाज में न्याय जो है उपलब्ध हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा,
आर्थिक विकास कहलाएगा। उदाहरण से समझो तो यदि किसी देश में आय बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके जो रोजगार के जो अवसर है वो भी क्या कर रहे हैं, जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं, ठीक है, और वो आपका क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। आर्थिक विकास की भी कुछ विशेषताएं हैं। पहली है गुणात्मक तथा मात्रात्मक, ये दोनों प्रकार की यहाँ पे अवधारणा इसमें होती है। इसमें आपकी आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य है कि लोगों के कल्याण और जीवन स्तर को सुधार करना। ये आपका दीर्घकालीन जो प्रक्रिया है इसको ये कहलाती है, ठीक है। आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो पूरी एक दीर्घकालीन है। वहीं अगर हम इसे छोटी सी टेबल से समझें यहाँ पे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के अंतर को, तो यहाँ पे एक तरफ आपको आधार दिया गया है, आर्थिक वृद्धि दी गई है और आर्थिक विकास दिया गया है। इसका अर्थ यहाँ पे देखिए, आर्थिक वृद्धि का तो क्या है, उत्पादन और आय में वृद्धि। वहीं आर्थिक विकास का क्या है कि उत्पादन के साथ आपका जीवन स्तर में सुधार। वहीं प्रकृति की बात करें तो आर्थिक वृद्धि की प्रकृति क्या है, मात्रात्मक है, और आर्थिक विकास की वृद्धि वो क्या है, प्रकृति यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। वहीं मापन की बात करें तो आर्थिक वृद्धि जीडीपी, जीएनईपी और राष्ट्रीय आय के द्वारा माप सकते हैं। वहीं आर्थिक विकास आपका एचडीआई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से मापा जा सकता है। वहीं इनके क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक वृद्धि आपका संकीर्ण अवधारणा रखता है और आर्थिक विकास आपकी व्यापक अवधारणा रखता है। उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक वृद्धि में आपका उत्पादन बढ़ता है, वहीं आपका आर्थिक विकास में मानव कल्याण जो है वो बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद है आपका सामाजिक परिवर्तन, यानी आवश्यक नहीं होता है यहाँ पे आर्थिक वृद्धि में, और आर्थिक विकास में ये आवश्यक होता है सामाजिक परिवर्तन। लागू होने के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि जो है आपकी विकसित और विकासशील दोनों में लागू होती है। वहीं आर्थिक विकास आपका विकासशील जो देश है उसके संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, तो देखो आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की ही आधारशिला माना जाता है। बिना उत्पादन और आय में वृद्धि जो है वो विकास संभव नहीं हो पाता, लेकिन केवल आर्थिक वृद्धि से यहाँ पे विकास सुनिश्चित नहीं होता। तो यहाँ पे अगर संबंध की बात करें तो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जो है ये दोनों ही एक दूसरे की आधारशिला मानी जाती है। जब तक उत्पादन नहीं होगा, आय में वृद्धि नहीं होगी, तो आपका विकास भी संभव नहीं है। तो इसलिए आपका केवल आर्थिक वृद्धि जो है उससे विकास सुनिश्चित नहीं होता। यदि आपकी यहाँ पे आय बढ़े लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, असमानता बनी रहे तो उसे हम वास्तविक विकास हम यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक सुधार की भी जरूरत यहाँ पे होती है। वही बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों किसी देश की प्रगति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। आर्थिक वृद्धि उत्पादन और आय में बढ़ोतरी को यहाँ पे दर्शाती है, जबकि आर्थिक विकास क्या दर्शा रहा है, लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में यहाँ पे सुधार को दर्शाता है। तो इसलिए राष्ट्र की जो वास्तविक प्रगति है ना, उसका आकलन हम केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि आर्थिक विकास से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक आदर्श अर्थव्यवस्था वही है जहाँ पे आपकी आर्थिक वृद्धि के जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और लोगों को यहाँ पे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि शासन के विभिन्न स्वरूपों में लोकतंत्र कैसे लाभकारी है, वर्णन कीजिए। तो शासन किसी देश को चलाने की व्यवस्था है। दुनिया में शासन के कई स्वरूप यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे आपका राजतंत्र है, तानाशाही है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है। इनमें लोकतंत्र को यहाँ पे सबसे प्रिय और प्रभावी प्रशासन प्रणाली यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। सबसे प्रिय और प्रभावी शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च शक्ति होती है और सरकार जनता द्वारा ही चुनी जाती है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है ना वो लोगों के अधिकारों, यहाँ पे जो आपकी व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था नहीं, यहाँ पे जो आपकी व्यवस्था जो है वो लोगों को अधिकार, स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करती है। इसी कारण आधुनिक युग में अधिकांश देशों के अंदर क्या है, आपकी लोकतांत्रिक जो शासन है इसको यहाँ पे अपनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें लोकतंत्र के अर्थ की, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का या जनता के द्वारा या जनता के लिए शासन। तो इसमें आपके जो नागरिक है ना, नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वे प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार बनाकर देश को संचालित करते हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को यहाँ पे समान अधिकार प्राप्त होते हैं और वे शासन प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं। तो बेसिकली लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जिसमें जनता जो है वो प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि आगे चल के सरकार बनाएंगे और देश को चलाएंगे। तो लोकतंत्र में यहाँ पे सभी नागरिकों को इक्वली यहाँ पे राइट्स दिए जाते हैं, समान अधिकार प्राप्त होते हैं और ये जो शासन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे जो नागरिक है वो भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के लाभ क्या है। तो लोकतंत्र का जो पहला लाभ है ना आपका वो क्या है कि जनता की भागीदारी ये सुनिश्चित करता है। यानी लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो है या प्रत्येक वयस्क नागरिक को यहाँ पे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इससे लोक शासन में
शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है, इसलिए सरकार जो है वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी यहाँ पे रहती है। यानी जनता की जो भागीदारी है ना, वो लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे जनता की भागीदारी क्या है कि वो अपने अनुसार ही यहाँ पे शासन जो आपकी व्यवस्था है यहाँ पे वो मताधिकार का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सभी नागरिकों को वो अपने मतदान के अनुसार, मतदान के अधिकार के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी सरकार को चुन सकते हैं, प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। और जनता जो भी प्रतिनिधि चुनती है वो आगे चलकर सरकार बनाते हैं, इसलिए सरकार भी जनता के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी आपकी मानी जाती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, यानी लोकतंत्र नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान करता है। लोकतंत्र अपने विचार, लोग जो है ना आपके यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर लोगों को यहाँ पे अपने विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया है और सरकार की जो आलोचना है यहाँ पे लोग कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की भी बात करता है लोकतंत्र, यानी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और साथ ही साथ आपका ग्रुप बनाकर या संगठन बनाकर यहाँ पे अपने विचारों को वो क्या रख सकते हैं, खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और सरकार की भी यहाँ पे वो आलोचना कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जनता के हित के लिए यहाँ पे कार्य जो है वो नहीं हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, समानता को बढ़ावा देता है, यानी लोकतंत्र सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र में जो आपका कानून होता है उसकी दृष्टि में सभी नागरिक इक्वल होते हैं, चाहे वो फिर किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, भाषा का हो या आर्थिक स्थिति का हो। इस सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और ये व्यवस्था जो है ना वो आपकी सामाजिक न्याय और समान अवसरों को यहाँ पे प्रोत्साहित करती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार, यानी लोकतांत्रिक सरकार जो है ना वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए उसे जनता के हितों का ध्यान रखकर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है सरकार को। तो यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे बदल सकती है। इससे जो सरकार जो है ना वो अधिक जिम्मेदार और जवाबदेही यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी जाती है, फिर वो सरकार आगे चल के जनता के हितों के लिए कार्य करती है। अगर सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर पाती तो जनता के पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वो अगले चुनाव में उसे बदल सकती है। तो इससे जो है ना सरकार अधिक जिम्मेदार होती है और आपकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, यानी लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इसके विपरीत आपकी जो तानाशाही है या फिर जो अन्य शासन प्रणाली है उसमें सत्ता का जो परिवर्तन होता है ना अक्सर संघर्ष और हिंसा का कारण बनता है। वहीं लोकतंत्र में आपका ये शांतिपूर्ण तरीके से होता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में भी क्या कर रहा है, यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है या सहायक है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जन कल्याण को प्राथमिकता, यानी लोकतांत्रिक सरकारें जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर भी ये विशेष ध्यान देती है। इससे समाज का जो समग्र विकास है वो भी होता है। यानी जन कल्याण को यहाँ पे ज्यादातर लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो प्राथमिकता यहाँ पे देती है। वहीं विविधता का सम्मान की बात करें तो भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देशों में लोकतंत्र जो है सभी वर्गों को अपनी पहचान बनाए रखने, अपने विचार रखने का अवसर देता है। ठीक है, इससे सामाजिक सौहार्द और आपकी राष्ट्रीय एकता की जो भावना है ये भी मजबूत होती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है, गलतियों को सुधारने की क्षमता, यानी आपकी लोकतंत्र जो है ना वो उसकी एक बड़ी विशेषता है कि जिसमें जो भी आपकी नीति है, ठीक है, जितनी भी आपकी नीतियां हैं, निर्णय है, इनकी समीक्षा की जा सकती है। यदि कोई नीति जनता के हित में नहीं है तो उसे हम बदल सकते हैं या बदला जा सकता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र जो है ना वो आपका निरंतर सुविधा की भी संभावना जो है आपको प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है इसको भी जानते हैं। तो लोकतंत्र शासन की सबसे प्रभावी और जनहित प्रणाली है। ये नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी प्रदान करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहती है और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन जो है वो संभव होता है। तो यही कारण है कि शासन के विभिन्न स्वरूपों में लोकतंत्र को सबसे ज्यादा यहाँ पे लाभकारी और आदर्श शासन प्रणाली यहाँ पे माना जाता है। लोकतंत्र न केवल आपका राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का भी यहाँ पे क्या बनता है, आधार बनता है।